चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत पावन नगरी और पावन धाम यानी कि प्रयागराज से ही करते हैं, जहां पर महामेला लगा हुआ है। यानी कि मिनी कुंभ अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। माघ मेले की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आस्था के रंग गहराते जा रहे हैं। संगम की रेती पर तंबुओं का शहर कोहरे में लिपटा हुआ है। एक पूरी तरह से टेंट सिटी यहां पर बस चुकी है। पारा लुढ़कता जा रहा है, लेकिन इस ठिठुरने वाली सर्दी में भी आस्था हर मुश्किल पर भारी है। जी हाँ, देखिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस ठंड में अडिग हैं। कल्पवासी 6 डिग्री तापमान में भी तड़के गंगा स्नान करते हैं। उसके बाद दिन भर भजन पूजा पाठ में रमे रहते हैं। कल्पवासियों का भजन, जप, तप और साधना की शक्ति सर्द मौसम को ही बेमानी साबित कर रही है। माघ मेले में ठंड पर भारी पड़ रही है आस्था। कड़कड़ाती ठंड पर हावी है कल्पवासियों की जप तप साधना। अलाव के सहारे माघ मेले में अडिग श्रद्धालु। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और संगम नगरी प्रयागराज भी शीत लहरी की चपेट में है। हम इस वक्त माघ मेले में हैं और माघ मेले में जगह जगह लोग अपने आग की व्यवस्था करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र में यहाँ पर लोग आग जलाए हुए बैठे हुए हैं और इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। संगम नगरी में पारा लुढ़क कर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। लोग गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं, मगर ठंड चाहे कितनी भी हो, श्रद्धालु माघ मेले में अडिग हैं, टिके हैं, जमे हुए हैं। उनकी श्रद्धा भाव पर इस ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ा। आग जला के अलाव जला के हम लोग दिन भर बैठे हुए हैं और गंगा जी जाते हैं, सुबह स्नान करते हैं। इतना ठंडा पानी है, ऐसे लगता है पैर ही कट जाएगा। मेला प्राधिकरण की ओर से भी मेला क्षेत्र में जगह जगह अलाव के इंतजाम किए गए हैं और लोग आग तापते हुए भजन कीर्तन में लीन हैं। ये कल्पवासी कैंप की तस्वीरें हैं, जहां प्रचंड ठंड में माघ मेले में आए कल्पवासियों में भक्ति का जोश हाई है। कल्पवासी कैंप में हैं, जहां पर इस भीषण ठंड के बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, पूजा में लगे रहते हैं और 3 वक्त स्नान करते हैं और 1 वक्त भोजन करते हैं और जमीन पर ही शयन करते हैं। तो हम इस कल्पवासी कैंप में हैं, भजन यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं और यहाँ ठंड की वजह से जो बुजुर्ग हैं वो आग के सामने बैठ करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पवासी इसे साधना और भक्ति की शक्ति ही मानते हैं। ये शक्ति भैया सब गंगा माँ की और भगवान नारायण की कृपा है। जब वृंदावन में वो आया था ना इंद्र भगवान का क्रोध, जब बारिश हुई थी तो उन्होंने रक्षा किया था ना, तो जब वहाँ इतना बचा सकते हैं तो हम लोग भी तो उनका यहाँ नाम ही लेते हैं। सब उन्हीं के सहारे। यहाँ ठंड नहीं होती, ठंड यहाँ से ज्यादा आपको बाहर मिलेगी। यहाँ तो सब दैवी शक्ति है, यहाँ कहाँ ठंड है। यहाँ सब ईश्वर की कृपा है, खूब अच्छे से भजन हो रहा है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। गंगा जी से अभी तुरंत लौट रहे हैं हम, कोई कष्ट है यहाँ। गंगा माँ की इतनी बड़ी कृपा है, नारायण जहाँ साक्षात 84 करोड़ देवता उपस्थित हैं, तो वहाँ कहाँ कष्ट रहेगा। यहाँ दैवी शक्ति है, सहन शक्ति माँ की कृपा है। लगती तो सबको है ठंड, लेकिन सहन शक्ति दी है। हम उस उम्र के ठंडी देखे हैं जब 15-15 दिन सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता था, पानी बर्फ के रूप में जम जाता था। और आज वो क्या ठंडी है, ठंडी है, केवल गर्मी पड़ रही है। इस समय ठंडी नाम का तो कोई चीज नहीं है। हाड़ कपाने वाली ठंडी रातें भले परेशान कर रही हूँ, लेकिन माघ मेला भक्ति से सराबोर है, रात में जगमगाता रहता है। 800 हेक्टेयर में बसा तंबुओं का शहर, जहाँ इस ठंड की रात में लाखों कल्पवासी, श्रद्धालु और साधु संत मौजूद है, लेकिन भक्ति का प्रकाश माघ मेले को अलौकिक कर रहा है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, माघ मेले के दौरान प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आस्था और परंपरा के संगम में कई रंग भी बिखर गए हैं। लाखों की तादाद में लोग स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन इसी बीच अब पहली बार माघ मेले में भी अमृत स्नान की तैयारियां जोरों पर हैं।
बिल्कुल महाकुंभ की तरह ही माघ मेले भी दिव्यता और भव्यता से भरा हुआ, इसीलिए इसे ऐतिहासिक बनाते हुए माघ मेले को मिनी कुंभ का स्वरूप दिया जा रहा है। इसके तहत मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के मौके पर वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े अमृत स्नान में शामिल हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड में प्रयागराज की धरती पर गंगा की लहरों के बीच आस्था का समंदर उमड़ा हुआ है। यहाँ श्रद्धा भक्ति रस के अनगिनत रंग बिखरे हैं। जहाँ गृहस्थी कल्पवास स्नान ध्यान समेत कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को जी रहे हैं, तो प्रयागराज में संगम की रेती बैरागियों के तप ध्यान से भी सराबोर है। लेकिन माघ मेला इस बार केवल कल्पवास और साधना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कुंभ और महाकुंभ की परंपरा को आत्मसात करते हुए अमृत स्नान का साक्षी भी बनेगा। प्रयागराज का माघ मेला 2026 कई नई उपलब्धियों से भरा है और इस बार इस माघ मेले में भी एक नई कड़ी जुड़ रही है। अक्सर महाकुंभ अर्धकुंभ में शाही स्नान यानी अमृत स्नान जो अखाड़े हैं वो किया करते थे, लेकिन इस बार 3 अखाड़े इस बार अमृत स्नान करेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर पे चल रही है। माघ मेले में होने जा रहे इस अमृत स्नान को लेकर मेले में लगे सतुआ बाबा शिविर में खाक चौक व्यवस्था समिति की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्नान यात्रा सुरक्षा अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इसके अनुसार मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी पूरे वैभव और धार्मिक मर्यादा के साथ संगम में अमृत स्नान करेंगे। कुंभ महाकुंभ की तर्ज पर इस बार माघ मेले में वैष्णव अखाड़ों का स्नान ध्वज पताका अस्त्र शस्त्र बैंड बाजे और रथों के साथ होगा, जिसमें सैकड़ों संत महंत महामंडलेश्वर और पदाधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में संगम तट पर पहुंचकर अमृत स्नान का भागी बनेंगे। निश्चित तौर पर संगम में अमृत स्नान की वो तस्वीर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगी, बल्कि सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को साकार भी करेगी। अमृत स्नान का उत्साह सारे संतों महंतों में है, समस्त कल्पवासी उसको देखना चाह रहे हैं। कुंभ के स्वरूप में जो आप लोगों ने शाही अमृत स्नान का दर्शन किया, वो इस बार माघ मेले में भी उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, शस्त्रों और शस्त्रों के साथ, हनुमान जी की ध्वजा के साथ, घोड़ा वड्डियों के साथ, बैंड बाजों के साथ, उत्साह के साथ, वही रथ और जलूस होते हुए हम सब लोग जगतगुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत महंत सब लोग सज धज के भगवान की आराधना उपासना करते हुए और संगम में स्नान करने जाएंगे। और अमृत स्नान सनातनी परंपरा के लिए हमेशा से ही गौरवशाली पल रहा है। ऐसे में वैष्णव अखाड़ों के अमृत स्नान की दिव्यता और भव्यता की साक्षात मिसाल माघ मेला भी अब बनने जा रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यमुना और अदृश्य त्रिवेणी के संगम तट पर चल रहे धार्मिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा माघ मेले में दंडी बाड़ा खास महत्व रखता है। जी हाँ, देखिए दंडी बाड़ा और दंडी सन्यासी साधु न सिर्फ आकर्षण का केंद्र बनते हैं, बल्कि उनकी परंपराओं को लेकर और दंडी स्वामी बनने के अधिकार को लेकर आम श्रद्धालुओं के मन में कई सवाल हैं, जिनका जवाब दे रही है हमारी ये खास रिपोर्ट। माघ मेला आस्था का वो समुंदर है जहाँ केसरिया वस्त्र, माथे पर तिलक, पैर में खड़ाऊ और हाथ में भगवा कपड़े में लिपटा दंड धारण किए दंडी सन्यासी एक अलग ही पहचान रखते हैं, जिनके बिना माघ मेला अधूरा है। और माघ मेले में ये जहाँ होते हैं वो इलाका डंडी बाड़ा कहलाता है। माघ मेले के शिविरों से लेकर रेतीले रास्तों तक डंडी बाड़े में डंडी स्वामियों की मौजूदगी एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। उनका ये दंड सनातन धर्म और संप्रदाय के प्रति इनके पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। ये तस्वीरें डंडी स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज के कैंप की हैं,
जहां मौजूद ये डंडी सन्यासी अपनी परंपराओं का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। अक्सर आम लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर डंडी सन्यासी कौन बन सकता है, जिसका जवाब दे रही हैं स्वयं डंडी सन्यासी ब्रह्माश्रम महाराज। दंडी सन्यासी जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, जिसका शरीर ब्राह्मण कुल से है, उसी को ब्रह्मदंड धारण करने का अधिकार होता है और वही दंडी सन्यासी बन सकता है। माना जाता है कि डंडी सन्यासी बनने के बाद एक सन्यासी का नया जन्म होता है। दंड धारण करने वाले दो तरह के डंडी सन्यासी होते हैं, एक बहुदक, दूसरे कुटीचक। बहुदक डंडी सन्यासी हमेशा भ्रमणशील रहते हैं, जबकि कुटीचक आश्रमों में रहते हैं। माघ मेले का आकर्षण बने इन डंडी सन्यासियों की परंपराएं भी खूब है। ये माघ मेले में कल्पवासियों और साधु संतों के शिविरों में जाते हैं, जहां कल्पवासी इन्हें भोग लगाते हैं। इसके बाद ही कल्पवासी और दूसरे साधु संत भोजन और प्रसाद ग्रहण करते हैं। भोग लगाने के बाद इन्हें दक्षिणा देने की भी परंपरा है। इष्ट जो हैं हमारे इस मेले के, वो दंडी सन्यासी होते हैं। इसीलिए प्रत्येक कल्पवासी भी किसी न किसी दंडी सन्यासी को भोग लगवा करके ही भोजन प्राप्त करता है और जगह जगह जाकर के दंडी सन्यासी कृपा करते हैं और उनके यहाँ भोग लगा करके उनकी आस्था को और प्रबल करते हैं, उससे सनातन को और ज्यादा जागृत करते हैं। इस बार माघ मेले के डंडी बाड़े में अब तक 500 डंडी सन्यासी पहुंच चुके हैं और मौनी अमावस्या तक इसकी संख्या बढ़कर 700 के करीब होने का अनुमान है। डंडी सन्यासी जहां पूरे माघ मेले में सनातन धर्म का ध्वज उठाए रहते हैं, वहीं माघ मेले के बाद भी अपने अपने इलाकों में जाकर सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि माघ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी सेहत का ख्याल रखना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सेहत का ख्याल रखने के लिए 2 बड़े चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं, त्रिवेणी चिकित्सालय और झूसी क्षेत्र में गंगा चिकित्सालय। इनमें गंगा चिकित्सालय को शहर के बड़े अस्पतालों की तर्ज पर बनाया गया है। बिल्कुल, ये 20 बेड का एक आधुनिक अस्पताल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर, डेली ओपीडी, डिलीवरी पॉइंट, वैक्सीनेशन केंद्र, प्रीनेटल चेकअप, बाल रोग विशेषज्ञ और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। खास बात यह भी है कि कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जहां मरीजों की सूचना पर तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था कराई जाती है और खास बात यह है कि ये सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। तीर्थराज प्रयागराज में एक तरफ आस्था और भक्ति की बयार बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी माघ मेले में ज्ञान की गंगा भी बह रही है। मेले में काम करने वाले सैकड़ों सफाई कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ एक स्कूल बनाया गया है, जहां अलग अलग जिलों से आए सफाई कर्मचारियों के 333 बच्चों ने दाखिला लिया है और इस कोशिश में से जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की शिक्षा का सुलभ इंतजाम भी हो गया है और बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है, जिसको देखकर उनके माता पिता भी बेहद खुश हैं। शानदार क्लासरूम और इन क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए हाईटेक सुविधाएं। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बल्कि ये संगम की रेती पर चल रहा विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय है, जहां बच्चों को बड़े ही रोचक अंदाज में पढ़ाया लिखाया जा रहा है। ये तमाम बच्चे उन सफाई कर्मियों के हैं जो यूपी के अलग अलग जिलों से आकर माघ मेले में साफ सफाई का जिम्मा संभाल रहे हैं। ऐसे में इन सफाई कर्मियों के बच्चों की शिक्षा अधूरी न रह जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से ये अनोखी पहल की गई है। ये सैनिटेशन कॉलोनी में जो सफाई कर्मी आए हैं, जो हमारी माघ मेले की स्वास्थ्य सुरक्षा और सफाई व्यवस्था देखने के लिए आए हैं, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये विद्यालय खोला गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार जी और DCMDM जो हैं हम लोगों के श्री राजीव कुमार त्रिपाठी जी की ये अभूतपूर्व सोच है और प्रशासन ने सहयोग दिया है, जिसमें ये विद्यालय खोला गया है। ये स्कूल माघ मेला के सेक्टर 3 में विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय के नाम से चल रहा है, जहां कुल 333 बच्चों ने दाखिला लिया है। इनमें यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और दिल्ली के बच्चे भी यहां शिक्षा ले रहे हैं।
यहाँ पे सफाई करने आए थे, दिल्ली से आए हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्कूल खुला था, हमारी पढ़ाइयों से छूट रही थी, मम्मी पापा को टेंशन हो रही थी, इसलिए फिर यहाँ पे आज स्कूल खुले, सर ने बढ़ाया, ऐसे नाम लिखा, मम्मी पापा भी ध्यान कर रहे थे, बोलो स्कूल जाया करो रोज। सर भी बोल रहे थे चलो पढ़ाई भी तुम कर ले करो, हमारा काम भी हो जाए, स्कूल अच्छा पढ़े थे। मेरा नाम श्वेता है, मैं आई हूँ कंजौली से। किनके साथ? मम्मी पापा के साथ। किस लिए मम्मी पापा आएंगे बेटा? यहाँ पे काम करने आए हैं। मेरी पढ़ाई यहाँ पे हो रही है, कंजौली भी पढ़ती थी मैं यहाँ। किसी आम स्कूल की तरह ही यहाँ पढ़ रहे बच्चों का पूरा ख्याल शिक्षकों की ओर से रखा जा रहा है। पढ़ाई के दौरान चाहे इंडोर एक्टिविटीज हो या फिर आउटडोर एक्टिविटीज, शिक्षक पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग दूसरे विद्यालय से हैं, प्रयागराज से ही दूसरे विद्यालय से हैं, लेकिन हम लोग को अवसर मिला है प्रयागराज में बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम लोग इतना चाहते हैं बच्चे जो यहाँ है, जो जहाँ से आए हुए हैं, उनकी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो और इन लोगों को हम लोग उसी कंटेंट, इनका कंटेंट पीछे ना छूटे, उसको हम लोग रेगुलर करते हुए यहाँ हम लोग बच्चों को देखते हैं। हम सभी यहाँ कार्यरत शिक्षिकाओं का यही प्रयास रहेगा कि इन सभी छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देकर और अपने को भी सफल कर सकें और इस जो मुहिम छेड़ा गया है इसको भी सफल बना सकें। आपको बता दें कि एजुकेट गर्ल्स की ओर से विद्या कुंभ पहल को महाकुंभ के दौरान शुरू किया गया था, जिसे अब माघ मेला 2026 में शिक्षा विभाग के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। माघ मेला जहां साधु संत और सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, वहीं इसी माघ मेले में शिक्षा की ये पहल प्राथमिक विद्यालय खोलकर अच्छी तरीके से की गई है। उन बच्चों की पढ़ाई अधूरी ना रह जाए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। आनंद राज, गुड न्यूज़ टुडे, प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज के संगम तट से शुरू हुआ माघ मेला अब काशी और अयोध्या तक अपनी आस्था की लहर फैला चुका है। लाखों श्रद्धालु एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की तरफ रवाना हो रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। देखिए, सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए प्रशासन हर कदम पर एक्टिव है। गोल्फ कोर्स, बैरिकेडिंग और ड्रोन से निगरानी के जरिए व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। प्रयागराज में संगम तट पर शुरू हुए माघ मेले की आस्था की लहर अब काशी और अयोध्या तक साफ दिखाई देने लगी है। श्रद्धा, स्नान और दर्शन के इस महापर्व ने पूरे पूर्वांचल के धार्मिक नगरों को एक सूत्र में पिरो दिया है। लाखों श्रद्धालु एक तीर्थ पर पूजा संपन्न करने के बाद दूसरे तीर्थ की ओर बढ़ जा रहे हैं। इस पलट प्रवाह में श्रद्धालुओं की सहूलियत के इंतजाम करने के लिए काशी से अयोध्या तक प्रशासन एक्शन मोड में है। माघ मेले की भीड़ को देखते हुए वाराणसी में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मैदागिन से गोदौलिया तक के पूरे मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इस फैसले के तहत अब आम लोगों के साथ साथ वीआईपी और प्रोटोकॉल वाहनों को भी इन रास्तों से गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मंदिरों से करीब 500 मीटर पहले ही वाहनों को रोक दिया जाएगा। वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पूरी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सड़क से लेकर घाटों तक ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ कमांड सेंटर से भी हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। नो व्हीकल जोन में केवल मंदिर प्रशासन, इमरजेंसी सेवाएं और गोल्फ कार्ट को चलने की अनुमति दी गई है। माघ मेला 2026 के मद्देनजर जो वाराणसी में जो पलट प्रवाह का भीड़ है उसको प्रॉपर नियंत्रित तरीके से और जो भी श्रद्धालु हैं उनको सुगम दर्शन व्यवस्थित करने के लिए ये मैदागिन से गोदौलिया के बीच में पूरा नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। इसमें किसी भी गाड़ी का एंट्री नहीं किया जाए एक्सेप्ट जो मंदिर प्रशासन का जो फंक्शनल गाड़ी है
जो साफ़ सफाई की गाड़ी, इन गाड़ियों को छोड़ के और इमरजेंसी व्हीकल को छोड़ के बाकी किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं किया जा रहा। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और अस्वस्थ श्रद्धालुओं के लिए गोल्फ कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें मंदिर तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। शाम के समय होने वाली गंगा आरती को देखते हुए सोनारपुर से गोदोलिया तक 4 व्हीकल वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। माघ स्नान के चलते काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। इन दिनों रोजाना 2 से 3 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5 द्वार से दर्शन व्यवस्था लागू की गई है। धाम परिसर में एंड टू एंड बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात है। माघ मेले का असर अयोध्या में भी दिखाई दे रहा है। सरयू तट पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर राम की पैड़ी, प्रमुख स्नान घाटों और दर्शन मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं। सरयू स्नान के बाद श्रद्धालु हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि, नागेश्वर नाथ जैसे प्रमुख स्थलों की ओर बढ़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आने जाने के रास्ते तय किए गए हैं। क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हर जगह पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे अवसरों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कोशिश इसी बात की है कि श्रद्धालुओं को हर जगह सुरक्षित और व्यवस्थित सुविधाएं मिले, जिससे उनकी ये तीर्थ यात्रा हमेशा के लिए यादगार बन जाए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। देखिए, माघ का महीना चल रहा है और सभी ओर मकर संक्रांति का इंतजार है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है और मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का रिवाज भी हमारे यहाँ है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस दिन खास करके काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसे में देश के तमाम शहरों में पतंगों के बाजार सज चुके हैं। रंग बिरंगी पतंगे इस त्योहार के उत्साह को और बढ़ा रही हैं। देखिए, वाराणसी से लेकर हैदराबाद तक पतंग बाजार की रंगत। डोरी से बंधी पतंग हवा में लहराती है, इठलाती है और बादलों से बात करती है। ये रंग बिरंगी पतंगे आसमान को जादुई बना देती हैं। मकर संक्रांति पर फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला है। मकर संक्रांति या उत्तरायण को पतंगों के उत्सव के नाम से भी जाना गया है। शिव की नगरी काशी में पतंगों के बाजार में अच्छी खासी रौनक नजर आ रही है। रंग बिरंगी पतंग हो चाहे मांझा या फिर परेता, इनका बाजार सज चुका है, क्योंकि मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व अब से कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस समय वाराणसी के पतंग बाजार के लिए मशहूर औरंगाबाद के मार्केट में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं चारों तरफ पतंग का अंबार इस दुकान में लगा हुआ है। वाराणसी में महादेव के तिलक वाली पतंग लोगों को पसंद है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली पतंग भी लोगों को लुभा रही है। 2026 का वेलकम करती पतंगे भी काफी डिमांड में हैं। दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्वालिटी बढ़ती जा रही है, कस्टमर का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। हर तरीके से मिला के हर साल त्योहार में प्रोग्रेस है और लेने वालों में उत्साह भी है। जिस तरह की पतंग लोगे भाई उस तरह की पतंग मिलेगी आपको। जैसे कि मैं 12, 11, 10 उड़ाता रहता हूँ। पतंगों के अलावा मांझा और चरखड़िया की कई वैरायटीज मिल जाएंगी। बदलते दौर में पतंगे सिर्फ उड़ती नहीं हैं, बल्कि सजावट के लिए भी इस्तेमाल की जा रही हैं। नवाबों का शहर हैदराबाद भी काइट फेस्टिवल के लिए तैयार है। दुकानों में सजाई गई पतंगे और चरखड़ियां लुभा रही हैं। बच्चे और क्या युवा, हर उम्र के लोग पतंग और मांझा खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। उनसे हम पतंगा पिलाते आते, अभी भी पिलाते, शौक है। एक फेस्टिवल है जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है, इंटरनेशनल में भी मनाया जाता है। हर साल बच्चों के, मैं तो बच्चा था जब से यहाँ पे आता हूँ, बस जब के रेट को अब के रेट को जमीन आसमान का फर्क है। पतंगों के इस बाजार में आपको सब कुछ मिलेगा। नायाब डिजाइन, कार्टून कैरेक्टर, जो है सो बम्बू के भद्दे को छील के टेम्पर दे के पतंग बनाते हैं
और पतंग की क्वालिटी रहती है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का पर्व मनोरंजन के लिए होता है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, नए मौसम के स्वागत का पल है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तस्वीरें आपको सोमनाथ धाम की दिखाते हैं, जहां पर सनातन आस्था और उसके अखंड स्वाभिमान का उत्सव मनाया जा रहा है और आज इसी उत्सव का दूसरा दिन है। ये कार्यक्रम 11 जनवरी तक सोमनाथ धाम में चलेगा। जी हाँ, देखिए इस पर्व के दौरान न सिर्फ कई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं बल्कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। ये पर्व सोमनाथ के विध्वंस से पुनरुत्थान के 1000 साल पूरे होने का उत्सव है। ये भव्यता स्वाभिमान की उस गाथा का संपूर्ण सार है जो हजारों साल से गिर सोमनाथ की पहचान रही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में लगातार ओंकार नाथ का जाप किया जा रहा है और ये तीर्थ इस वक्त आस्था की सबसे बड़ी धुरी बनकर सामने खड़ा है। ठीक 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसकी कोशिश आस्था के इस महातीर्थ का नामो निशान मिटा देने की थी, लेकिन आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति की चेतना ने इस तीर्थ को फिर से खड़ा कर दिया। आज ये मंदिर भारत के वैभव और सनातन की जिजीविषा की गौरव गाथा के प्रतीक के तौर पर शान से खड़ा है। सोमनाथ धाम में वेद की ऋचाएं 10 दिशाएं गूंज रही हैं। वेद मंत्रों से महादेव के इस पावन धाम में देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के अवसर पर पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में ढला नजर आ रहा है। मंदिर और आसपास के इलाकों को इसी तरह रोशनी से सजाया गया है। इनमें आपको यहाँ पर दोनों तरफ पेंटिंग मिलेगी रास्ते की, और रात को यहाँ पर जो लाइटिंग की गई है उसकी रोशनी से माहौल कुछ बदल सा गया है और इसी माहौल के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु हो, टूरिस्ट हो, वो रोमांचित हो उठे। श्रद्धालुओं को लेकर हर दिन 4 अलग अलग शहरों से एक ट्रेन सोमनाथ पहुँच रही है। ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों से देश भर के संत, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं। फिलहाल इंतजार 11 जनवरी का है, जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पधारेंगे। अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा माहौल, अद्भुत माहौल बना है, अखंड ओमकार का जाप होना, मैं मानता हूँ कि ये शायद विश्व में पहली बार होगा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पहली बार होगा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से आस्था और श्रद्धा पूरे विश्व में, पूरे देश में सभी जनसमूह को लेके जिस तरह से बढ़ाई है, मैं नरेंद्र भाई को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ और सोमनाथ महादेव को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नरेंद्र भाई के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, विश्व के ऊपर उसका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय सोमनाथ। फिलहाल तो गिर सोमनाथ में चारों ओर उत्सव ही उत्सव है। शहर की दीवारों पर महादेव की अलग अलग मुद्राओं वाली पेंटिंग्स आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास करवा रही हैं। इसी तरह हवा में शान से लहराते धर्म ध्वज सनातन का गान कर रहे हैं। गिर सोमनाथ से दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बर्फबारी ने कश्मीर की खूबसूरती को निखार दिया है। चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फ से ढके पहाड़, पेड़ और मकान हर किसी का मन मोह रहे हैं। तो कश्मीर में बर्फबारी कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो वादी को स्वर्ण जैसा बना देता है। बिल्कुल, देखिए बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट जीवंत हो उठे हैं। हम तो यही कहेंगे कि जिंदगी की भागदौड़ से कुछ वक्त की छुट्टी लेकर कश्मीर का रुख आप भी करें। यहाँ आंखों को सुकून तो मिलेगा ही, दिल को आराम भी मिलेगा और दिमाग तरोताजा हो जाएगा।
इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के दिल से यही आवाज निकलती है, कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर, ये कश्मीर है। बर्फ के फाहों के बीच की वादियां और भी शांत, मनमोहक और रोमांचक नजर आ रही हैं। प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए ये नजारा बेहद खास और यादगार बन गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद सैलानी इन खूबसूरत तस्वीरों का आनंद उठा रहे हैं। कश्मीर में बर्फ पर क्रिकेट खेलते लोग ये संदेश दे रहे हैं कि जबरदस्त ठंड के बावजूद उनका जोश हाई है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में शुक्रवार की रात इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। शुक्रवार की रात श्रीनगर में सबसे ठंडी रात इस मौसम की थी, जब तापमान -6 डिग्री तक लुढ़का। श्रीनगर में डल झील जमनी शुरू हो गई है और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तापमान -8 से -10 डिग्री तक लुढ़का है। आने वाले दिनों में भी फिलहाल कश्मीर में लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत कम तापमान होने से पानी के नल, सड़कों पर जमा पानी और छोटी झीलें जम गई हैं। कुदरत के सफेद श्रृंगार से टूरिस्ट स्पॉट पर्यटकों के लिए स्वर्ग बन चुके हैं। डल लेक की खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। हम पिछले कुछ समय बर्फबारी ने तापमान को थोड़ा बेहतर किया था। घाटी में 0 के आसपास पारा टिका था, लेकिन जैसे ही आसमान साफ हुए हैं प्रचंड ठंड जो है लौट आई है। बहुत जबरदस्त डीप फ्रीज में इस वक्त घाटी है और आईएमडी का माने तो ये ठंड जो है और बढ़ने वाली। जम्मू कश्मीर में अगले 1 हफ्ते तक शीतलहर का अनुमान है। इसका असर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी महसूस किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे ठंड और बढ़ गई। हालांकि दिन में दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में अच्छी धूप खिली नजर आई, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली। ठंड के मोर्चे पर यूपी से राहत की खबर है। यूपी में भीषण ठंड और घने कोहरे से अगले 3 दिनों तक राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय विक्षोभ के असर से दिन और रात के तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ ठंड और कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देर से चल रही हैं, जिससे स्टेशन पर यात्री परेशान नजर आए। बिहार की बात करें तो 36 जिलों में कोल्ड डे के हालात हैं। यहाँ गयाजी में सबसे कम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कोल्ड डे की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। श्रीनगर से अशरफ वानी, मीर फरीद और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां एक और बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। जोरदार बर्फबारी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं सेना ने इन इलाकों में आम लोगों की मदद के लिए अभियान चलाकर शानदार मिसाल पेश की है। सेना की ओर से नॉर्थ कश्मीर के बंदीपुरा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गुरेज घाटी के एक गांव में मेडिकल ऑन फुट अभियान चलाया गया है। इस दौरान सेना के डॉक्टर्स और मेडिकल कर्मी दुर्गम बर्फीले इलाकों से गुजरकर दूर दराज के गांव में पहुंचे और आम लोगों को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई। उन्होंने लोगों का मेडिकल चेकअप किया और जरूरी दवाइयां भी दी। सेना के डॉक्टर्स और मेडिकल कर्मी पैदल ही ग्रामीण इलाके में पहुंचे और बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सेहत की जांच की। ऐसे माहौल में जबकि बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हैं और आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है, तब सेना की इस पहल की स्थानीय लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। और चलिए अब खबर जयपुर से, जहां सेना की ओर से नो योर आर्मी नाम से 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस मेले में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। बिल्कुल, आपको बता दें, इन बच्चों के सामने सेना ने न सिर्फ अपने हथियारों का प्रदर्शन किया, बल्कि बच्चों को इन हथियारों के बारे में जरूरी जानकारी भी दी। इस प्रदर्शनी के आयोजन का मकसद ही युवाओं को सेना के कामकाज, गौरवशाली परंपराओं और देश की सुरक्षा में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करना है।
एक से बढ़कर एक सैन्य हथियार और जवानों का एक्शन से भरपूर ये पराक्रम बेजोड़ है। वजनी टैंक ने अपने वजन और शॉक एक्शन से दुश्मन के न केवल बंकरों को, ये सेना का कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि ये जयपुर में आयोजित आर्मी मेला है, जिसका नाम नो योर आर्मी है, जो 78वें आर्मी डे के मौके पर जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये आर्मी मेला सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज के विशाल मैदान में 5 दिनों तक चलेगा। इस दौरान सेना की ओर से तोप, टैंक, मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, सर्विलांस डिवाइसेस और ड्रोन जैसे आधुनिक सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं, जो इन हथियारों को करीब से देखकर न सिर्फ रोमांचित हुए, बल्कि इनके बारे में जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग एक्टिविटीज आर्मी के द्वारा आयोजित की जा रही है और आज वो दिन है जब आर्मी डे वाले दिन परेड में जो जो इक्विपमेंट्स, जो जो वेपन्स और जो जो आर्मी व्हीकल्स हैं वो दिखाए जाने वाले हैं। वो यहाँ पर सभी के लिए एग्जिबिट किए गए हैं और जयपुर वासी जो हैं वो उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और उनके बारे में बहुत ही डिटेल में जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स हैं, तो टैंक्स के अंदर लाइक जो अंदर का भी होता है इंटीरियर, वो मतलब बहुत ऐसा होता है कि उसे जानने का बहुत ऐसे क्यूरियस हूँ मैं कि वो अंदर से कैसा दिखता होगा। तो अगर मेरे को इन हथियारों के अलावा मेले में आए लोगों को इन सैनिकों का पराक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम के दौरान जब सेना के पैराट्रूपर्स और रोबोट्स ने एक एक कर अपने हैरतअंगेज करतब दिखाए तो पूरा मैदान ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मगर इस मेले में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा जवानों का एक रेस्क्यू मिशन, जिसके तहत जवानों ने बंधक बनाए गए लोगों को सकुशल छुड़ाया और हमलावरों को नाकाम किया। विस्फोट को केवल दरवाजा खोलने के लिए नहीं, बल्कि अंदर के आतंकवादियों में विचलन की लहर भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। हथियार तैनात, निगाहें स्कैन करती हुई कैप्टन शरण सिंह के नेतृत्व में 3 T-90 टैंक युद्ध की वहीं सेना के आधुनिक T-90 टैंक्स ने भी अपने युद्ध कौशल से कार्यक्रम में रोमांच भर दिया। T-90 कई तरह के गोले और मिसाइल फायर करने में सक्षम है। इस आर्मी मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल भी शामिल हुए। उन्होंने मेले में लगाए गए इन मेड इन इंडिया हथियारों को करीब से देखा और जवानों की हौसला अफजाई भी की। इस प्रदर्शनी में एक और चीज बहुत खास रही, वो थी सेना के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी चीजें, जिनमें काली मर्सिडीज बेंज कार शामिल है, जिसे 16 दिसंबर 1971 को ढाका रेस कोर्स में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी के आत्मसमर्पण के बाद भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लिया था। इसके साथ ही परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की ICL गन से सजी विंटेज जीप लोगों के बीच खास आकर्षण बनी हुई है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर वीकेंड। मंडे मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।